Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. ये सोचना ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है कि 140 करोड़ लोगों का देश, जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी विचारधाराएं हैं, वो सिर्फ एक किताब के दम पर एक साथ कैसे खड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ना हम भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान को सिर्फ नियमों और अनुच्छेदों की एक बहुत ही बोरिंग सी लिस्ट मान लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज, कुछ इन्फोग्राफिक्स और नोट्स, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ, और वो कहानी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये स्रोत दिखाते हैं कि हमारा ये जो ढांचा है वो असल में दुनिया का सबसे सफल, कह सकते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने इस विशाल देश को बिखरने से रोका हुआ है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है ना? तो आज के इस डीप डाइव का मिशन इसी जटिल सिस्टम को डिकोड करना है। हम एकदम इतिहास की नींव से शुरू करेंगे, अधिकारों के टकराव को समझेंगे और फिर संस्थाएं कैसे काम करती हैं वहां तक जाएंगे। तो चलिए सीधे 1773 के उस दौर में चलते हैं जहां से ये पूरी सत्ता के केंद्रीकरण की, सत्ता को एक हाथ में लेने की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, 18वीं सदी का वो दौर समझना ना बहुत जरूरी है। स्रोत बहुत साफ बताते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो पहला ऐसा बिंदु था जहां से भारत में एक केंद्रीय सत्ता का विचार पनपना शुरू हुआ। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने वाली संस्था नहीं रह गई थी। हाँ, वो तो बंगाल में दीवानी अधिकार हासिल करके बाकायदा टैक्स वसूलने लगे थे, राइट? बिल्कुल, वो राजस्व वसूलने लगे थे। अब ब्रिटिश संसद ने लंदन में बैठे बैठे देखा कि भाई कंपनी के अधिकारी तो वहां अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो कंपनी है वो खुद घाटे में जा रही है। अरे वाह, भ्रष्टाचार चरम पर था एकदम। तो उसी पर लगाम कसने के लिए ये एक्ट लाया गया और बंगाल के गवर्नर को, जो पहले सिर्फ गवर्नर था, उसे प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, तो ये ना महज कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक तरह से सारी सत्ता को एक मुट्ठी में कैद करने की, यानी केंद्रीकरण की सबसे पहली शुरुआत थी। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से एक बेहद अग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक स्टार्टअप की तरह थी। हाँ, स्टार्टअप वाला एंगल बहुत सही है। वो भारत में व्यापार करने आई, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे बाजार पर अपना एकाधिकार कर लिया और अंत में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने हाथ में ले लिया। लेकिन हर स्टार्टअप की तरह इसका भी तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट आना ही था ना। और वो ब्रेकिंग पॉइंट आया 1857 के विद्रोह के रूप में। एक बहुत बड़ा क्रैश था वो स्टार्टअप के लिए। 1857 की क्रांति। बिल्कुल। और उसी विद्रोह के तुरंत बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने, यानी वहां की सरकार ने, इस स्टार्टअप का पूरी तरह से हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। कंपनी आउट और सरकार इन। एग्जैक्टली। सत्ता सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गई। अब यहां से ना एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव हमें देखने को मिलता है। 1773 से जो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण शुरू हुआ था, हाँ? ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि भारत जैसे इतने विशाल देश को लंदन से एक ही डंगे से नहीं हाँका जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। इसलिए उन्होंने 1861 से एक जिम्मेदार सरकार का दिखावा करते हुए शक्तियों को बांटना शुरू किया, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और यही वो लंबी प्रक्रिया थी जो जाकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर रुकी। हमारे जो नोट्स हैं वो ये बहुत साफ करते हैं कि यही 1935 का एक्ट हमारे आज के संविधान का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट साबित हुआ। बिल्कुल, संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया है। लेकिन असली चैलेंज तो तब शुरू हुआ ना, जब आजाद भारत के लिए अपना खुद का संविधान बनाने की बारी आई। एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें 389 सदस्य थे। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन सदस्यों को सीधे आम जनता ने वोट देकर नहीं चुना था। अच्छा, तो फिर कैसे चुने गए थे? इन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली चुना गया था। और इस सभा ने लगभग 3 साल, अगर एकदम सटीक बोलूं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, बाप रे, ये एक बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहरा सिंबोलिज्म, एक प्रतीक भी छिपा है। संविधान सभा ने अपनी आधिकारिक मोहर के लिए हाथी को प्रतीक के रूप में चुना था। हाथी शेर या मोर नहीं, हाथी क्यों? क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे भारी भरकम लिखित संविधान बनने वाला था, और हाथी को भारत की इस विशाल विविधता, इतनी सारी रियासतों और धर्मों का जो बोझ उठाना था, उसका प्रतीक माना गया। बहुत ही खूबसूरत बात है ये।
लेकिन नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी सामने आता है। मतलब इस संविधान सभा की असल में एक दोहरी भूमिका थी। वो एक ही समय में दो अलग अलग काम कर रही थी। ड्यूल रोल। हाँ, पर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही समूह के लोग एक साथ देश का भविष्य भी लिख रहे हैं और साथ ही साथ रोजमर्रा का प्रशासन मतलब सरकार भी चला रहे हैं? देखिए, इस उलझन को सुलझाने का उनका तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल था। जब ये समूह सुबह सुबह संविधान सभा के रूप में बैठता था तो उनका काम सिर्फ भविष्य का खाका तैयार करना होता था। राइट। और तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। राइट। लेकिन जब यही सेम समूह दोपहर में या किसी और दिन देश के लिए रोजमर्रा के कानून बनाने के लिए एक अंतरिम संसद के रूप में काम करता था, तो अध्यक्ष बदल जाते थे। बिल्कुल, तब अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। इस तरह से ना उन्होंने संविधान बनाने और उस वक्त का प्रशासन चलाने के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींच दी थी। वाह, ये तो संस्थागत अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब काम वही लोग कर रहे हैं पर टोपी बदल ली है। हाँ, एग्जैक्टली, टोपी बदल ली। अब जब ये पूरी इमारत बन गई तो इसके मूल दर्शन पर थोड़ी बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। हाँ, प्रीएम्बल। हाँ, नोट्स बताते हैं कि यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, इसका कानूनी पहलू समझना जरूरी है। वही तो, अगर कोई चीज अदालत में लागू ही नहीं करवाई जा सकती, आप उसके लिए केस नहीं कर सकते, तो उसे इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज के एकदम पहले पन्ने पर लिखने का क्या तुक है? देखिए, प्रस्तावना कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप उसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंच जाए। ये असल में पूरे देश का मिशन स्टेटमेंट है। मिशन स्टेटमेंट, हाँ। ये राज्य के लिए एक मॉरल कंपास, एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम करता है। ये दुनिया को बताता है कि हमारे देश में शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, और हमारा लक्ष्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हासिल करना। राइट। और मैंने पढ़ा है कि बाद में इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे। हाँ, इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, तो क्या ये मूल्य पहले हमारे संविधान में नहीं थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मूल्य संविधान के अंदर के अनुच्छेदों में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उनमें सरकार ने इन्हें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखकर एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की थी। समझ गई। तो प्रस्तावना के बाद अगर हम राज्य के भौतिक ढांचे की ओर बढ़ें, तो अनुच्छेद 1 बहुत साफ कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। बिल्कुल। अब यहां मेरे मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अमेरिका भी तो एक फेडरेशन है ना, वो भी कई राज्यों से मिलकर बना है। तो हमारे इस ढांचे और उनके ढांचे में बुनियादी फर्क क्या है? मतलब क्या भारत का कोई राज्य अपनी मर्जी से संघ से बाहर निकल सकता है? ऐसा डिफरेंस? अमेरिका में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और मिलकर एक संघ बनाया। अच्छा, एक समझौते के तहत। हाँ, लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पूरे संघ ने, पूरे देश ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। ओहो, मतलब अप्रोच एकदम उल्टी है। एग्जैक्टली। इसीलिए भारत एक अविनाशी संघ है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कोई एग्जिट क्लॉज है ही नहीं। मतलब राज्य नष्ट हो सकते हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन जो संघ है वो हमेशा रहेगा। 100%। यही कारण है कि अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र की संसद के पास ये पावर है कि वो राज्यों की सीमाएं, उनका नाम और उनका एरिया बदल सकती है, बिना राज्य के मर्जी के। हाँ, सिर्फ एक साधारण कानून पास करके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, ये शक्ति असीमित नहीं है। वो कैसे? इसे बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ किया था। कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर की सीमाएं बदलना एक बात है, लेकिन अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपना हो तो क्या होगा? तो संसद यूं ही कोई साधारण कानून पास करके ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए बकायदा संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट और जरूरी सीमा रेखा है। चलिए, राज्य का ढांचा और सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो सीधे सीधे एक आम इंसान से जुड़ा है कि इस पूरे सिस्टम में हम नागरिकों को क्या मिला। अधिकारों की बात। हाँ, संविधान का भाग 3
नागरिकों को मूल अधिकार देता है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये मैग्ना कार्टा नागरिकों को सरकार की या राज्य की मनमानी शक्ति के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिसेबल हैं। अदालत जा सकती हूँ। बिल्कुल। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक पेचीदा स्थिति पैदा होती है। मैंने नोट्स में देखा कि ये अधिकार एकदम एब्सोल्यूट या पूरी तरह से आजाद तो नहीं है। हाँ, उन पर कुछ शर्तें हैं। वही ना, सरकार अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता का हवाला देकर इन अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध, जिसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, वो लगा देती है। तो फिर ऐसे में इन अधिकारों की गारंटी का मतलब ही क्या रह जाता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जायज चिंता है। लेकिन देखिए, कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि एक व्यक्ति के अधिकार की सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। हाँ, सही बात है। समाज में बैलेंस भी तो चाहिए। बिल्कुल। समाज के संतुलन के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन ये प्रतिबंध मनमाने ना हो जाएं। सरकार इनका गलत इस्तेमाल ना करे। इसे रोकने के लिए ही अनुच्छेद 32 मौजूद है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार? एग्जैक्टली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान की जान और हृदय कहा था, मतलब हार्ट एंड सोल। वो क्यों? अब सोचिए, अगर सरकार किसी आम नागरिक को बिना किसी स्पष्ट वजह के जेल में डाल दे, तो हैबियस कॉर्पस नाम की वो जादुई चाबी सीधे सुप्रीम कोर्ट से आती है। अच्छा। हाँ, और कोर्ट सीधा सरकार से कहता है, इस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। तो ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि आपके जो मूल अधिकार हैं, वो सिर्फ कागज पर लिखे खोखले वादे बनकर ना रह जाएं। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। अब अगर मूल अधिकार नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल हैं, तो भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम DPSPs भी कहते हैं, वो क्या है? अब DSP की कहानी थोड़ी अलग है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और ये असल में सरकार के लिए नीतियां बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, उसका एक विजन। हाँ, इनमें समाजवादी, गांधीवादी और कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत शामिल हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, या फिर वो जो अक्सर चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करना। तो ये बेसिकली सरकार को याद दिलाते हैं कि उसका अल्टीमेट गोल एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। बिल्कुल सही। लेकिन इतिहास गवाह है, और हमारे नोट्स भी इस टकराव यात्रा का बहुत गहराई से एनालिसिस करते हैं कि जब भी सरकार इन DSPs को लागू करने के लिए कोई नीति बनाती है और उससे किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो एक भयानक संवैधानिक टकराव पैदा हो जाता है। ओहो, वो तो भारतीय राजव्यवस्था की सबसे रोमांचक जंग रही है। तो जब ऐसी आमने सामने की जंग होती है, तो जीतता कौन है, मूल अधिकार या DSP? इन न्यायपालिका और संसद के बीच वर्चस्व की एक बहुत लंबी लड़ाई रही है। 1951 के चंपकम दोराईराजन केस से यह संघर्ष शुरू हुआ था। उस केस में क्या हुआ था? उसमें अदालत ने साफ कह दिया कि भाई मूल अधिकार सर्वोच्च हैं और DSPs उनके अधीन हैं, मतलब राइट्स जीत गए। ओके। फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया। उसमें तो अदालत ने और भी सख्त रवैया अपना लिया और कह दिया कि संसद मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकती, संशोधन तो दूर की बात है। बाप रे, इससे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गई होगी। बहुत बड़ा संवैधानिक संकट आ गया था, क्योंकि सरकार का तर्क था कि भाई हमें देश में समाजवाद लाना है, गरीबी हटानी है, तो कुछ लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को, खासतौर पर संपत्ति के अधिकार को सीमित करना जरूरी है। तो इस भयानक खींचतान का कुछ तो समाधान निकला होगा ना, कोई बीच का रास्ता। हाँ, और वो बहुत ही खूबसूरत समाधान निकला 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स केस, इसमें क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सुंदर फिलॉसफी पेश की। उन्होंने कहा कि देखिए, मूल अधिकार और ये नीति निर्देशक तत्व, ये अलग अलग नहीं है, ये असल में एक ही रथ के दो पहिए हैं। वाह। अगर आप किसी एक को दूसरे से बड़ा बना देंगे तो वो रथ चल ही नहीं पाएगा, संविधान की आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वही असल बेसिक स्ट्रक्चर है। अधिकारों और इस पूरे ढांचे की चर्चा के बीच ना, नोट्स में एक एग्जाम ट्रैप का जिक्र है। ये बहुत से लोगों को, मतलब मुझे भी अक्सर कंफ्यूज कर देता है। कौन सा ट्रैप? वही 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमारे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। तो अक्सर ये भ्रम होता है कि क्या कर चुकाना, मतलब टैक्स पे करना, हमारा मूल कर्तव्य है या नहीं।
ये बहुत ही दिलचस्प ट्रिविया है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने वास्तव में यह सिफारिश की थी कि टैक्स चुकाने को एक संवैधानिक मूल कर्तव्य बनाया जाए। अच्छा, तो सिफारिश हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी, लेकिन जब फाइनली वो सूची तैयार हुई और संसद में गई तो उस वक्त की सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया। ओहो, मतलब वो लिस्ट में आया ही नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए आज की तारीख में कर चुकाना एक बहुत जरूरी कानूनी जिम्मेदारी तो है, लेकिन यह संविधान के भाग 4A में लिखा हुआ मूल कर्तव्य नहीं है। ये तो सच में एक बढ़िया ट्रैप था। खैर, अब हम इस डीप डाइव के सबसे महत्वपूर्ण और वैचारिक मोड़ पर पहुंचते हैं। देखिए, समाज लगातार बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, अर्थव्यवस्था बदल रही है। ऐसे में संविधान को भी तो समय के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है, और अनुच्छेद 368 संसद को ये पावर देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। बिल्कुल, बदलाव तो जरूरी है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। अगर संसद के पास संविधान को बदलने की इतनी बड़ी शक्ति है, तो क्या कोई ऐसी सरकार जिसके पास मान लीजिए प्रचंड बहुमत हो, एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो पूरे संविधान को ही बदलकर देश में तानाशाही स्थापित नहीं कर सकती? ये जो डर आप बता रही हैं ना, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। आजादी के कुछ दशकों बाद ही ये डर बहुत रियल, बहुत वास्तविक हो गया था। और इसी डर ने भारतीय राज व्यवस्था के शायद सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। ये 1973 का केशवानंद भारती केस है ना? एग्जैक्टली। केशवानंद भारती केस ही इस डॉक्ट्रिन का जन्म स्थान है। उस वक्त संसद और न्यायपालिका के बीच एकदम आर पार की लड़ाई चल रही थी। मुद्दा यही था कि क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को, मतलब लिटरली किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति है। मैंने सुना है उस मामले में जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। हाँ, 13 जजों की बेंच। आज तक इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी। और फैसला भी देखिए, 7-6 के बेहद मामूली अंतर से आया था। सिर्फ एक जज का अंतर, मतलब एक वोट इधर से उधर होता तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। बिल्कुल, ये मामूली अंतर ही भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो कोर्ट ने फाइनली कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इस संविधान रूपी इमारत की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना मतलब अगर मैं इसे एक घर मान लूं तो? हाँ, बिल्कुल। आप घर की दीवारों का रंग बदल दीजिए, नई खिड़कियां लगा लीजिए, थोड़ा बहुत रेनोवेशन कर लीजिए, लेकिन आप उस घर की नींव को खोदकर डायनामाइट नहीं लगा सकते। समझ गए। और वो नींव क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब उस नींव का, उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। और यहाँ सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है कि ये जो मूल संरचना शब्द है ना, यह पूरे संविधान की किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से न्यायपालिका का इन्वेंशन है। ये न्यायपालिका द्वारा बनाया गया एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व है ताकि बहुमत की ताकत कभी भी हमारे लोकतंत्र को निगल ना सके। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सेफ्टी वॉल्स। अब इस थ्योरी से, इस सैद्धांतिक सुरक्षा चक्र से बाहर निकलकर थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये पूरा सिस्टम रोजमर्रा के आधार पर डेली लाइफ में काम कैसे करता है? हमारा संस्थागत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 2 बड़े खंभों पर टिका है। पहला है हमारी संसदीय व्यवस्था और दूसरा है संघवाद, यानी फेडरलिज्म। तो पहले संसदीय व्यवस्था को समझते हैं। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख हैं। मतलब उनके पास रियल पावर नहीं है। वो महज रबर स्टैंप भी नहीं है। उनके पास कुछ विवेकाधिकार होते हैं, लेकिन जो असली शक्ति है, जो डे टू डे पावर है, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। और यहीं पर अनुच्छेद 75 आता है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बिल्कुल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिसे अक्सर कहा जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। हाँ, ये बहुत ही फेमस कहावत है। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस मंत्री को हटाया जाएगा जिससे गलती हुई है, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है ना, ये ही सरकार को निरंकुश या तानाशाह होने से रोकती है। उन्हें हमेशा संसद के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। ये तो हो गया पहला खंभा। अब दूसरे खंभे की बात करते हैं, संघवाद यानी फेडरलिज्म। नोट्स बताते हैं कि 7वीं अनुसूची के जरिए
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एकदम साफ बंटवारा किया गया है। लेकिन हमारे संघवाद की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है इसका एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब सामान्य दिनों में हमारा देश ना एक विशाल मल्टी प्लग एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करता है। अच्छा, मल्टी प्लग एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, जहाँ हर राज्य का अपना एक अलग स्विच है, अपनी पावर है और वे अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाए या बहुत बड़ी वित्तीय अस्थिरता आ जाए, तो संविधान का भाग 18 एक्टिवेट हो जाता है। और ये भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। बिल्कुल। जैसे ही देश में आपातकाल की घोषणा होती है, तो आपकी एनालॉजी के हिसाब से कहें तो मानो एक मास्टर स्विच ऑन हो जाता है और राज्यों के स्विच काम करना बंद कर देते हैं। एकदम सही। राज्यों की जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वो सस्पेंड हो जाती है और पूरा का पूरा देश एक सख्त एकात्मक या यूनिटरी ढांचे में बदल जाता है। मतलब सारा का सारा कंट्रोल सीधा दिल्ली में केंद्र के हाथ में आ जाता है। ये लचीलापन तो दुनिया के बहुत ही कम संविधानों में देखने को मिलता है, जहां पूरा का पूरा सिस्टम हालात के हिसाब से अपना रूप ही बदल ले। हाँ, ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। लेकिन देखिए, जब ये सारा कंट्रोल इंसानों के हाथ में ही है, तो इस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो सकता है या जो पक्षपात हो सकता है, उसे कौन रोकेगा? लोकतंत्र को एकदम निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कुछ तो वॉचडॉग्स या स्वतंत्र पहरेदारों की जरूरत होती होगी ना? और संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत ही गहराई से समझा था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट संस्थाओं का निर्माण किया जो सीधे सरकार के कंट्रोल में आती ही नहीं है। जैसे कि चुनाव आयोग? बिल्कुल, चुनाव आयोग यानी ECI, जिसका काम है बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष चुनाव करवाना। फिर आपका UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग। हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि देश की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भर्तियां नेताओं की वफादारी के आधार पर ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट और योग्यता के आधार पर हो। और एक संस्था और है जिसका जिक्र अक्सर हम न्यूज में फाइलों और घोटालों के संदर्भ में सुनते रहते हैं, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओहो, CAG तो बहुत ही अहम संस्था है। ये जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे की सबसे बड़ी रक्षक है। मतलब ये ऑडिट करती है। एग्जैक्टली। सरकार संसद से जो भी पैसा पास करवाती है, CAG उसका बारीकी से ऑडिट करके ये सुनिश्चित करता है कि वो पैसा सही जगह पर और नियमों के हिसाब से खर्च हुआ है या नहीं। इसके अलावा शासन के तरीके में भी तो समय के साथ काफी बड़े बदलाव आए। मतलब पहले हमारे पास योजना आयोग हुआ करता था जी। जो टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था। हाँ, टॉप डाउन अप्रोच। मतलब केंद्र सरकार दिल्ली में AC कमरों में बैठकर योजनाएं बनाती थी और राज्यों पर कह देती थी कि लो इसे लागू करो, जो कि हर राज्य के लिए सूटेबल नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन आज का जो नीति आयोग है वो बॉटम अप और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बहुत जोर देता है, जहां नीतियां बनाने में राज्यों की भी बहुत एक्टिव भागीदारी होती है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है शासन में। लेकिन लोकतंत्र की इन सब अच्छी बातों के बीच हम राजनीतिक दलों और चुनावों की जो कड़वी जमीनी सच्चाई है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। एक दौर ऐसा था भारत की राजनीति में जब आया राम गया राम की संस्कृति एकदम हावी थी। मतलब सोचिए, कोई विधायक सुबह किसी और पार्टी में होता था, दोपहर को उसे किसी ने मंत्री पद का लालच दिया तो शाम तक वो पार्टी बदल लेता था। हाँ, 60 और 70 के दशक में ये बहुत आम हो गया था। ये तो लोकतंत्र के नाम पर एक भद्दा मजाक बन गया था। तो इसे रोका कैसे गया? इसी राजनीतिक बाजारवाद को, इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए 52वां संशोधन लाया गया और इसके जरिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची में डाला गया। और बाद में 91वें संशोधन से इसे और कड़ा किया गया ना? बिल्कुल। इसका सीधा सा मकसद जनमत के साथ होने वाले इस धोखे को रोकना था। लेकिन एक बात है, कानून तो बन गए, पर जमीनी स्तर पर हमारे यहाँ मतदान का असली आधार क्या है? ये तो बहुत चुभने वाला सवाल है। इस पर नोट्स में प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी का एक बहुत ही तीखा और एकदम सटीक कोट दिया गया है। उन्होंने कहा था, भारत में राजनीति जातिवादी है और जाति का राजनीतिकरण हो गया है। उफ, राजनीति जातिवादी है और जाति का राजनीतिकरण हो गया है। ये सचमुच हमारी चुनाव प्रणाली का एक बहुत ही कड़वा सच है, जिसे हम चाहकर भी झुठला नहीं सकते। बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब देश के इस आंतरिक ढांचे,
इस राजनीति और इसकी कमियों को समझने के बाद एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल बचता है। भारत अपनी इस लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली के साथ बाहरी दुनिया का यानी ग्लोबल स्टेज का सामना कैसे करता है? हमारी विदेश नीति किस फिलॉसफी पे काम करती है? इस विदेश नीति का जो बीज है ना, वो हमें संविधान के अनुच्छेद 51 में मिलता है, जो नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। हाँ, यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, और इसी शांतिपूर्ण दर्शन से हमारी विदेश नीतियां इवॉल्व हुई हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन, ये क्या था? 90 के दशक में आई.के. गुजराल साहब ने जब महसूस किया कि हमारे जो छोटे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो भारत के बड़े आकार और उसकी ताकत से थोड़ा डरते हैं, आशंकित रहते हैं। बिग ब्रदर सिंड्रोम। एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, हमने उन्हें एक तरफा रियायतें देना शुरू किया। एक तरफा रियायतें मतलब बिना कुछ वापस मांगे? हाँ, मदद के बदले हमने तुरंत कुछ वापस मांगने की शर्त नहीं रखी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र में एक विश्वास, एक ट्रस्ट पैदा करना था, ताकि कोई बाहरी शक्ति जैसे कि चीन वहां अपना प्रभाव न जमा सके। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी थी, और यही कूटनीतिक विकास आगे चलकर लुक ईस्ट नीति से शुरू हुआ और आज की एक्ट ईस्ट नीति तक पहुंच गया है। बिल्कुल। जहां हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही गहरी रणनीतिक साझेदारियां भी बना रहे हैं। और सिर्फ कूटनीति नहीं, इसमें हमारी सुरक्षा नीति भी शामिल है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा भारत के 2003 के परमाणु सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का भी जिक्र है। ये हमारी सैन्य ताकत और नैतिक ताकत का एक बड़ा अद्भुत सा बैलेंस है। हमारा परमाणु सिद्धांत मुख्य रूप से दो बहुत ही स्पष्ट बातों पर टिका है। पहला है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम अपनी तरफ से कभी भी पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, हम हमलावर नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन दूसरा सिद्धांत है क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, मतलब हमारे पास इतनी सक्षम और न्यूनतम क्षमता हमेशा मौजूद रहेगी कि अगर किसी ने गलती से भी हम पर हमला करने की हिमाकत की तो फिर क्या होगा? तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। रिटेलिएशन इतना भयानक होगा कि वो सह नहीं पाएगा। तो ये दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि भारत शांतिपूर्ण तो है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं है। वाह, इस पूरी चर्चा को अगर हम अब समेटें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि हमने 1773 में एक व्यापारिक कंपनी के उस केंद्रीकरण से सफर शुरू किया था, और आज हम एक बेहद मजबूत और लचीले कॉपरेटिव फेडरलिज्म तक पहुंच गए हैं। एक बहुत ही असाधारण और लंबा सफर रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक किताब, हमारे संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है। लेकिन क्या वो किताब अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण है? मतलब क्या सारी समस्या का हल उसी में है? इसी पर ना हमारे स्रोत के एकदम अंत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। वो NCRWC 2000 वाली बात? हाँ, साल 2000 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस M.N. वेंकटचलैया। उन्होंने एक बहुत ही चुभने वाली लेकिन बहुत ही सच्ची बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, समस्या संविधान में नहीं है, उसे लागू करने वालों में है। समस्या संविधान में नहीं है, उसे लागू करने वालों में है। ये तो सिर्फ हमारे राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए एक आईना है। बिल्कुल, ये हम सब पर लागू होता है। इस डीप डाइव में श्रोताओं हमने अनुच्छेदों, संशोधनों, संस्थाओं और अधिकारों के इस पूरे भारी भरकम आर्किटेक्चर को समझ लिया। लेकिन अंत में एक विचार जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए वो है संवैधानिक नैतिकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बहुत जरूरी पॉइंट है। जब कोई देश सिर्फ अदालतों के डंडों और पुलिस के डर से नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर बसे न्याय, समानता और बंधुत्व के सम्मान से चलता है ना, असल में तब जाकर संविधान काम करता है। एकदम सही बात है। नागरिकों के तौर पर हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हम सिर्फ हमेशा अपने मूल अधिकारों की मांग ही करते रहते हैं, या हम इस संवैधानिक नैतिकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते भी हैं। अगली बार जब हम वोट देने जाएं या जब हम सरकार की किसी भी नीति पर सवाल उठाएं, तो हमें इस पूरे सिस्टम के उस नाजुक से संतुलन और जवाबदेही के प्रति जो हमारा खुद का कर्तव्य है, उसे जरूर याद रखना चाहिए।